केमिकल काइनेटिक्स इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक्स? क्या है उसका मीनिंग? रेट या फिर स्पीड, राइट। तो हम जितने भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं, वेदर इट इज इनऑर्गेनिक और वेदर इट इज ऑर्गेनिक, या फिर आप कंसिडर करो किसी रिएक्शन मतलब किसी कंपाउंड का फेस चेंज हो रहा है, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या फिर किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए पर्टिकुलर टाइम लगता है। व्हाट एग्जैक्टली द केमिकल रिएक्शन इज? आपके पास कोई रिएक्टेंट होगा और वो क्या किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपना कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना पड़ता है। तो आपने पढ़ा होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस as the reaction proceeds. विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स क्या हो जाता है? उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। इसलिए आपने कुछ सेंटेंस देखे होंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ना जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलोगे आप? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। हमारा प्रोडक्ट दिखता है मतलब अपीयर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है। दूसरी बात है नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन में क्या है हमारा? व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव? इट इज नॉट शोइंग द नेगेटिव वैल्यू। किसी भी आप किसी भी स्पीड को कंसीडर करो, आई एम नॉट सेइंग ओनली केमिकल रिएक्शन, किसी भी स्पीड को कंसीडर करो, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑल स्पीड्स आर पॉजिटिव। तो हमारा जो नेगेटिव साइन है वो एग्जैक्टली दिखाता क्या है कि आपका जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, गेट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। सेम एज वाई वी आर सेइंग कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। क्यों बोलते हैं हम लोग? बिकॉज हमारा प्रोडक्ट बनता है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, फिर धीरे 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 इंक्रीज हो जाता है। समझ में आई बात? तो देखो जैसे हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, मोल्स तो हमें लगता ही है ना, मोल्स इज नेसेसरी। सो मोल्स इज नेसेसरी। सबको मोल्स क्लियर है, बहुत बार रिपीट हुआ है। व्हाट इज मोल्स? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन पार्टिकल मोलर पार्टिकल्स। ठीक है, अभी उसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। गाइस, आपको ये जो मोल्स है वो कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? इट इज रिलेटेड विद केमिकल रिएक्शन। सो ये दोनों चीजें हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज नथिंग बट बैलेंसिंग ऑफ अ मोल्स। और आप जब भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो तो वो रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए निकालना है? 1 मोल के लिए। कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन 3 मोल्स 4 मोल्स उसके लिए नहीं रहता। जैसे हमने थर्मोडायनामिक्स में एंथैल्पी किसके लिए लिया था? अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, हीट कंबशन एंथैल्पी दिया है, तो दैट इज फॉर 1 मोल। वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉर 1 मोल। क्लियर? तो बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बैलेंसिंग पे ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद कहीं कहीं ऐसा दिया होता है कि 99% आपका रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हुआ, रिएक्शन आपका 90% टुवर्ड्स कंप्लीशन गया। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कहीं बहुत रेयर केस में वहां पे मास परसेंटेज दे कि कितना आपका मास ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद मोलारिटी एंड मोलालिटी, ये कहाँ पे आपको यूज होगा? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? फॉर द gaseous phase reaction you can consider the pressure। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना लिक्विड्स के लिए, अगर लिक्विड आपका कन्वर्ट हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, है ना, जो हमारा किस में रहेगा? मोलारिटी या फिर मोलालिटी में रहेगा। क्लियर? उसी के साथ साथ आपका कॉन्सेंट्रेशन किसका रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट। क्लियर? गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट, उसके लिए आपको जो भी प्रेशर दिया रहेगा उस पर्टिकुलर गैस का आपको लेना है। दैट इज यू आर कंसिडरिंग, दैट यू हैव टू कंसिडर इट एज अ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो बात किसकी आती है? फिर प्रेशर की बात आती है, राइट। प्रेशर के कौन कौन से यूनिट्स मैंने देखे हैं? केपीए यूज किया है, उसके बाद एटीएम यूज किया। यू विल नॉट ऑब्जर्व ये एमएमएचजी एंड टॉर। टॉर भी रहेगा बट दैट विल बी मोर देन 760। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस वैक्यूम में नहीं होते, तो अगर आपको टॉर में या फिर एमएमएचजी में अगर प्रेशर दिया रहेगा तो दैट विल बी ऑलवेज मोर देन 760 mmHg।
बिकॉज 760 mmHg इज इक्वल टू हाउ मच 1 atm। और हमारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं गैसियस फेज रिएक्शंस वो 1 atm से ज्यादा ही होता है उसका प्रेशर। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैसियस फेज रिएक्शंस नहीं कर सकते। How you can judge that? In our atmosphere we have the H2, in our atmosphere we have the O2, in our atmosphere we have the carbon, but सीधा इस कार्बन से CO2 बनता है क्या? नहीं बनता है। पानी बनता है क्या? H2 plus O2 will give H2O, नहीं बनता। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है क्या? नहीं बनता है। Which means that gaseous phase reactions are occurring more than the 1 atm. This is the basic requirement you should be aware of the gaseous phase reactions, क्योंकि उसका भी डेरिवेशन है वहां पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। देन टाइम कन्वर्जेंस, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, सबको पता है 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो आपको देखना होता है कि व्हेनेवर दे आर आस्किंग अ रेट और टाइम तो वो किस में पूछा है। टाइम रहेगा तो किस में पूछेंगे, मिनट में या फिर सेकेंड्स में। रेट रहेगा तो किस में पूछेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स। क्लियर विद द पॉइंट, समझ में आया? देन गो फॉर द नेक्स्ट वन। What we have in the actual chemical reactions, we have only three things. एक rate laws है, दूसरा integrated rate law है। ठीक है, एक क्या है, रेट लॉ, दूसरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और तीसरा है कॉल्यूशन थ्योरी, ऑल थियोरीज। ठीक है, टेम्परेचर अगर चेंज किया तो क्या होगा, फिर कैटेलाइज रिएक्शन किया तो क्या होगा, अनकैटेलाइज किया तो क्या होगा, इफ आई एम नॉट अप्लाइंग एनी प्रेशर तो क्या होगा। ठीक है, तो एक होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होगा उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स। तो बेसिकली ये जो लेसन है ना, दो पार्ट्स में ही डिवाइड किया। So you have to understand why we are studying these rate laws and why we are studying these integrated rate laws. यहाँ पे देखो एक एवरेज रेट है, राइट, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एक इंस्टेंटेनियस रेट है। व्हाट यू मीन बाय एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट? क्या होता है फर्क? एवरेज रेट मतलब आपने खाना खाना चालू किया और कितने टाइम में कितना खाना आपने खत्म किया, दैट इज योर एवरेज रेट। तो मम्मी ने पूछा बीच में हाउ मेनी चपातीज यू हैव इटन, कितना आएगा फिर? इंस्टेंटेनियस। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रेट रहता है उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। और हमारे लिए ये जो एवरेज रेट है इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट पे आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे समझ में आता है कि अगर इंस्टेंटेनियस रेट इज नॉट ओके तो यू कैन स्टॉप द रिएक्शन। पूरी रिएक्शन होने के बाद आपको पता चलता है कि मैंने ये रिएक्शन पूरे 1 महीने किया बट मेरा प्रोडक्ट गलत निकला। एवरेज रेट मैक्सिमम केसेस में यूज नहीं होता है। इंडस्ट्री में क्या यूज होता है? इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर विद द पॉइंट? नाउ देखो दूसरा डिफरेंस क्या है इस रेट लॉस में और इसमें। रिमेंबर ये जो रेट लॉ है ना, ये कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब आप पर्टिकुलर क्या करोगे, उस कंपाउंड रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स में से कुछ कंपाउंड लोगे एंड यू विल चेक कि आपका कितना कन्वर्जन हुआ। सो दैट इज व्हाट प्रैक्टिकल थिंग। आप एक पर्टिकुलर कंपाउंड निकाल के उसको सैंपल मतलब रिसर्च कर, सॉरी R&D लैब में भेज के उसका सेपरेशन देख के देखोगे कौन कौन से प्रोडक्ट बने हैं, कितने रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए। सो दैट इज व्हाट यू कैन कंसीडर प्रैक्टिकल लेवल पे। व्हाट आई मीन बाय इंटीग्रेटेड रेट लॉ? इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये बोलता है कि अगर मेरे पास जैसे मानो 10 kg रिएक्टेंट है, तो अगर उसमें से 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम धीरे 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 कन्वर्ट हो रहा है, whenever such a type of conditions are there तब इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि पूरा बहुत बड़ा सिस्टम है, उसको मैं प्रैक्टिकली नहीं देख सकती। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास 300 लीटर रिएक्शन का प्रोडक्ट बना है, मुझे बताओ इसमें कितना मेरा प्रोडक्ट एक्चुअल है और कितना बाई प्रोडक्ट। पॉसिबल है कि आपको 300 लीटर से उठा के लेके जाओ और फिर देखना है? पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, 20 ग्राम कन्वर्ट होने के लिए कितना लगा, फिर 40 ग्राम के लिए कितना लगा, फिर 60 ग्राम के लिए कितना लगा, इसलिए क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। मैथमेटिकल टूल्स क्यों यूज करते हैं? बिकॉज अगेन द प्रॉब्लम इज देयर। आप 20-20 40-40 ग्राम कब तक करोगे? 300 लीटर में से 20 ग्राम कब तक करोगे? पॉसिबल है कि आपको प्रैक्टिकली सर्च करना? तो सिंपल है, यू हैव टू यूज द इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 to T2।
कब से आपने स्टार्ट किया और कब तक आपने खत्म करना है, फिर उसके रिस्पेक्ट में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज व्हाट योर रेट लॉ। क्लियर विद द पॉइंट? नाउ यहाँ पे देखो, इसमें से गाइस 100% क्वेश्चन आता ही है। मैक्सिमम बच्चों को ये इंस्टेंटेनियस रेट भी नहीं समझते, बहुत सिंपल है इंस्टेंटेनियस रेट। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। देन रेट लॉ विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, आपका जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको क्या देंगे कि आपने इनिशियली कितना रिएक्टेंट है ना डाला, उसके बाद आपको फाइनली कितना रिएक्टेंट मिला विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो बेसिकली आपको डीसी अपॉन डीटी, ये दोनों में समझ में आ रहा है क्या फर्क है? हाँ, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, रेट लॉ इज डेरिवेटिव। व्हाट इज रेट लॉ? डेरिवेटिव। दिस इज इंटीग्रेशन, ठीक है। डेरिवेटिव कहाँ पे यूज करते हैं? डेरिवेटिव का एक तो आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखना है, या फिर आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक करना है तब डेरिवेटिव। मतलब आपको दोनों इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस दिए जाएंगे, क्लियर विद द पॉइंट, और कितना टाइम पूरा लगा वो दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो रेट है ना दैट इज इन टर्म्स ऑफ द R इज इक्वल टू डीसी अपॉन dt, और यहाँ पे देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे वो लोग कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है वो 20 मोल से कितना हुआ, 10 मोल हुआ इन टाइम 20 मिनट्स। तो याद रखना आपको डीसी अपॉन dt वाला फॉर्मूला यूज करना है। इफ दे हैव गिवन दिस टाइप ऑफ, तो आपको क्या देंगे वो लोग, रेट कांस्टेंट देंगे या फिर रेट देंगे, वो टैबुलेटेड फॉर्म में जो रहता है। इक्वेशंस को आपको यूज कैसे करना है, बेस्ड ऑन दिस थियरी ओनली। क्लियर? नाउ यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स, कौन कौन से ऑर्डर है आपने, 0 टू थर्ड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, 3 ऑर्डर के मैक्सिमम रिएक्शंस हमने किए, मतलब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए जहाँ पे एक्स एंड वाई को फाइंड आउट करना है वहां पे थर्ड ऑर्डर तक ही आया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है की पॉइंट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। अगर उसमें से कोई पॉइंट आपको आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तो आपको सब पॉइंट्स ऑर्डर के बारे में पता होने चाहिए। जिसमें से एक सेंटेंस हमने बहुत बार रिपीटेड देखा होगा कि ऑर्डर इज अ एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यू, इट इज नॉट एट ऑल थियोरेटिकल वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटल बेस ही है, ठीक है। देन molecularity of elementary reactions, elementary reactions, what do you mean by elements? Whenever we are considering elements और उससे कोई molecule जैसे heat of formation में, ठीक है, तो उस reactions को क्या बोलोगे, elementary reactions, जहां पे आपका molecularity किससे इक्वल होता है, ऑर्डर के इक्वल होता है। अगर किसी ने बोला कि आपके एक पर्टिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है और उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 2, सो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, 2 ही रहेंगे, उतना ही है इंपॉर्टेंस एलिमेंट्री रिएक्शंस का। देन वी हैव ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, अभी अभी मैंने बोला, आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, ओम याद रखो, है ना, EOM भी बोल सकते हैं। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस order is equal to molecularity. What do you mean by molecularity? How many molecules are involved in the chemical reaction? ठीक है. Then what do you mean by RDS? This is just a simple sentence. Rate determining step कौन सी होती है? सबसे slowest step होगी, that will be your rate determining step. And remember that step is also elementary reaction. जितने भी बड़े बड़े रिएक्शंस है ना, वो छोटे छोटे रिएक्शंस में क्या होते हैं, स्टेप वाइज हम लोग लिखते हैं उसको, है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आपको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। एंड दैट ईच रिएक्शन इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, और उसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। देन यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी। व्हाट वी हैव इज, एक तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या इंटीग्रेटेड इक्वेशन आएगा और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद उसका हाफ लाइफ, उसके बाद ये एडिशनल है गैस फेज रिएक्शन के लिए क्या रहेगा। These two are दो टाइप से, लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखोगे और दूसरा गैसियस फेज रिएक्शन के लिए। देन जीरो ऑर्डर में भी आपके पास क्या है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन एंड देन हाफ लाइफ इक्वेशन है, दोनों का भी क्या है हमारे पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड यू मस्ट बी क्लियर विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि कौन सा इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करना है और उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। एंड देन लास्ट इज
सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सूडो? फॉल्स। ठीक है, सूडो फॉल्स मतलब वो रिएक्शन क्या दिखा रहा है आपको? फर्स्ट ऑर्डर, पर वो गलत है, उसका ऑर्डर कुछ और होगा, एंड दैट इज ओनली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कॉलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शंस एंड कॉलिजन, ये भी सेम ही है। अभी इसमें भी मैंने दो पार्ट्स किए। ठीक है, एक पार्ट में आपको समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली द एक्टिवेशन एनर्जी इज, हम करते क्या है, व्हाई वी आर इन नीड ऑफ द, आपने सब रिएक्शंस को देखा है, व्हेनेवर रिएक्शंस आर हैपनिंग, दो पैरामीटर्स तो फिक्स है, यू विल नीड अ टेम्परेचर, दूसरा पैरामीटर कौन सा फिक्स है, यू विल नीड अ प्रेशर। प्रेशर कब अप्लाई होता है गाइस? व्हेनेवर रिएक्टेंट साइज क्या है, रिएक्टेंट साइड क्या रहेगा, वेपर्स या फिर गैसियस फेज रहेगा। तो होता क्या है कि उस गैस को कलेक्ट करके उसको कॉम्प्लेक्स करके रिएक्शन की जाती है। टेम्परेचर ज्यादा कब रहेगा वो भी समझ लो, अगर आपका रिएक्टेंट लिक्विड फेज में है, तो ये कॉलिजन थियरी में तो पढ़ा है ना, जब तक कोई भी मॉलिक्यूल मोबिलिटी फेज में नहीं आता, एक दूसरे को टकराता नहीं, एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं होता, तब तक रिएक्शन नहीं हो। तो आपको लिक्विड फेज को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले? गैसियस फेज में। यू स्टडीड अबाउट द आयंस आल्सो, के आयंस किस फॉर्म में रहते हैं, गैसियस फेज में रहते हैं। तो वो जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। सो बेसिकली द टेम्परेचर पैरामीटर इज यूज्ड एक्टिवेट द मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल को एक्टिव करो, मॉलिक्यूल को सिर्फ क्या करो, मोबाइल करो। जैसे कि अगर आपने क्या किया, एक ग्लास में, सिंपल ग्लास में पानी लिया, उसमें इंक डाला, जस्ट ऑब्जर्व, इंक मिक्स हो जाएगा क्या? इंक मिक्स हो जाएगा पूरा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर कंसंट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टर करना पड़ेगा। व्हाई यू आर डूइंग अ स्टरिंग? उसको मोबाइल करने के लिए ना, तो हमने जो इंक के मॉलिक्यूल्स डाले उसको मोबाइल करने के लिए। क्लियर विद द पॉइंट? सो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, लिक्विड फेज को क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी देनी पड़ती है, एंड दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। हर किसी मॉलिक्यूल का एक पोटेंशियल बैरियर होता है, राइट? पोटेंशियल बैरियर बाद में कर लूंगी मैं। तो इसके बाद है ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये भी आपको बताऊंगी, बहुत सिंपल तरीका है ये। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, हर कोई मॉलिक्यूल, जैसे अगर आप यहाँ पे बैठे हो, आपके अंदर कौन सी एनर्जी है अभी ज्यादा, विच एनर्जी इज मोर, पोटेंशियल एनर्जी इज मोर, राइट? तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, दैट इज नथिंग बट द एक्टिवेशन एनर्जी। समझ रहे हो? जैसे अगर मैंने बोला चलो बस आज इतना ही पढ़ते, आप क्या करोगे, लग जाओगे ना। सो यू आर कन्वर्टिंग योर पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। तो आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलोगे, दैट इज द बैरियर। आपकी रिएक्शन होने के लिए वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, बैरियर हो गया। तो इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। अभी बात करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की, कौन कौन से टाइप के रिएक्शन के लिए पढ़ोगे, ऑब्वियस एंडो के लिए पढ़ोगे, है ना, एंडो के लिए पढ़ोगे एंड एक्सो के लिए पढ़ोगे। ठीक है, एंडो पता है ना, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एक्सो डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड है भाई, टेम्परेचर पे ही डिपेंड है ना। समझ रहे हो ना, अगर टेम्परेचर ज्यादा दिया तभी तो आपका मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस फेज में। उस गैस को भी टेम्परेचर दो, मॉलिक्यूल भागना चालू कर देगा। आप खुद को ही देखो, मैंने बोला चलो घर पे जाना है, भाग भाग के जाना है, तो बहुत ज्यादा भाग के जाओगे, है ना विनायक? सही है ना? ठीक है, तो ज्यादा भागोगे तो आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सो व्हेनेवर यू आर इंक्रीजिंग अ टेम्परेचर फॉर अ एनी केमिकल रिएक्शन या फिर एनी केमिकल कंपाउंड, तो क्या हो जाएगा, उसका एक्टिवेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। डिपेंड्स वेदर इट इज एंडो और वेदर इट इज एक्सो। ठीक है, उसके बाद अगेन उसका ग्राफिकल अरेनियस इक्वेशन है। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंडेंट टेम्परेचर, ये T1 एंड T2 का। इसका सेकेंड पार्ट है ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, effect of temperature, effect of catalyst, potential energy barrier for catalyzed and uncatalyzed, comparison of fraction of molecules for catalyzed and uncatalyzed। इसके ऊपर गाइस क्वेश्चंस जो आते हैं ना, दैट इज फॉर एंट्रेंस लेवल ग्राफिकल क्वेश्चंस। ठीक है,
अब ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको किसको कन्वर्ट करना है? आपको ना मॉलिक्यूल्स को गैसियस फेज में कन्वर्ट करना है, एंड दैट इज द रीजन यू आर स्टडीइंग इन द एंड कंपैरिजन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर द कैटालाइज्ड एंड अनकैटालाइज्ड। लास्ट में क्यों पढ़ रहे हो? ये सब क्यों करना है? ये सब क्यों करना है? मॉलिक्यूल्स को आप एक्टिव बनाओगे ना रिएक्शन के लिए, इसीलिए तो लास्ट में पढ़ना है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट द लेसन।